अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आपको हफ्ते के नए दिन के साथ एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हरकत आयो, खैरी आयो, जी आया नूस, और जितने चाहने वाले हमें देख रहे हैं सबको हम आज बड़ी ही खुशी से गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि भाई आज एक बड़ी आम शख्सियत की सालगिरह है। बिल्कुल शफात, आज बड़ी आम शख्सियत की सालगिरह, उनके वाले से बात करेंगे और साथ में शफात मुझे लगा कि आप थोड़े अवामी बात भी करेंगे। वो जो गैस अभी महंगी होने की जो सिफारिशात अभी जो पेश की जाएंगी, वो जो बिजली की, उस पर बात करनी नहीं। आज पहले दिन है, मंडे को बात करेंगे। अच्छा भला आज बर्थडे का दिन है। नहीं मदिया, नहीं ऐसी बात नहीं करनी, नहीं नो। बहुत सारी बातें हैं जनाब, महंगाई के हिसाब से बात करनी है, और गैस का बहरान मुल्क भर में शदीद तर होता जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंध में पूरे मौसम सरमा के दौरान CNG बंद नहीं रहेगी। मिलेगी। तो क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ तो बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंध की सियासत में जो गर्मा गर्मी होने जा रही है वो किस रुख बैठेगी। एक कराची में कल जलसा हुआ जनाब, और एक हुआ है हैदराबाद में, और दोनों में हमने देखा कि SOPs की कैसी धज्जियां उड़ाएगी। मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ था। हम उधर ट्रम्प को कोस रहे कि ट्रम्प भाई मास्क ही पहने, इनको कोरोना हो गया, वेरी बैड। बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। जी तो बाखबर सवेरा के आगाज़ में, क्योंकि देखिए हफ्ते का भी आगाज़ है, और हफ्ते के आगाज़ में सबसे पहले तो हम आपको देंगे एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि 7 माह बाद उम्रे की अदायगी अब शुरू हो गई है। और मोतमरीन के लिए मस्जिद हराम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, और सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम जो गैर मुल्की अफराद हैं, उन्होंने उम्रे की जो सादत है वो रसीद की। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। उम्रे के मनाजिर, बहुत सारे लोग ऐसे ना सुबह के वक्त ज़रा ऐसी चैनल स्विच करते हैं, और ज़रा वो जहाँ पे लाइव फीड आ रही होती है खाना काबा की और मस्जिद नबवी की, तो वो देख के ज़रा आंखें ठंडी करते हैं। बड़े मज़ेदार मनाजिर जी, बड़े दिलकश मनाजिर वापस एक बार फिर हमें मस्जिदुल हराम से मिले, हमने देखे। और वो ये कि जनाब उम्रा जो है वो SOPs के साथ ही सही, लेकिन उसका सिलसिला अब दोबारा शुरू हो गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब ये तो हमने आपके साथ शेयर की एक ऐसी खबर जो कि न सिर्फ ईमान अफरोज़ है बल्कि दिलों को ठंड पहुँच रही है। बिल्कुल। अब ज़रा आते हैं सियासत के मैदान की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे जनाब सिंध के मैदान। बिल्कुल शफात, और गुज़िश्ता रोज़ सिंध की ताकतवर सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान ने पावर शोज किए। MQM ने हैदराबाद, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में एक बड़ी रैली निकाली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वजीर सईद गनी ये कहते हैं कि कराची वालों ने पैगाम दे दिया है कि लिसानियत की बुनियाद पर फसादात की साजिश कामयाब होने देंगे, ना ही सिंध की तकसीम। वजीर आज़म के बयान की मजम्मत की कि अंदरून सिंध से आने वाले कराची पर हुकूमत करते हैं, और सवाल किया कि बताएं बुज़दार कहाँ से जीता, लाहौर पर क्यों हुकूमत करता है। वजीर आज़म खुद कहाँ से जीते, फिर इस्लामाबाद पर क्यों हुकूमत करते हैं। निसार खोड़ो कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपने ये पैगाम दिया है कि कराची में अब लिसानियत की बुनियाद पर फसादात की किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपने ये पैगाम दिया है कि सूबा सिंध की तकसीम हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। वजीर आज़म पाकिस्तान के भी हम उस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं जिसमें वो कहता है कि अंदरून सिंध से लोग जीत कर आते हैं, कराची पर हुकूमत करते हैं। बुज़दार कहाँ से जीता है, लाहौर पर क्यों हुकूमत करता है। वजीर आज़म खुद कहाँ से जीता है, इस्लामाबाद पर क्यों हुकूमत करता है। बलोचिस्तान का जाम कहाँ से जीता है, कोयटा पे क्यों हुकूमत करता है। पार्टी के जलवे अभी तो शुरू हुए, कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कराची के बाशिंदे इंशाल्लाह वक्त आने पर तुम्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारी सियासत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हैदराबाद में MQM पाकिस्तान के जलसे में कमीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बीमार बोसीदा निज़ाम बचेगा, ना इसकी हिफाजत करने वाली हुकूमत। सिंध के शहरी इलाकों के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, सिंधु देश के ख्वाब खाक हो जाएंगे। और इसी तरह ख्वाजा इज़हारुल हसन ने नारे लगवाए कि सिंध में ऐसा होगा, ऐसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। यही सरहद है जिसके एक जानिब सिंधु देश है और दूसरी जानिब सिंधु देश का बिखरता हुआ ख्वाब यानी एक और सूबा है। चाहे वो जुनूबी सिंध सूबा कहलाए, शहरी सिंध सूबा कहलाए, मतरूका सिंध सूबा कहलाए, वो ख्वाबों को खाक कर देगा। नहीं बचेंगे जागीरदार वडेरे हुक्मरान, ना ये निजाम बचेगा,
ना इस निज़ाम की हिफाजत और हुकूमत करने वाले बचे। सिंध में होगा ऐसे गुजारा। और जो मरने की बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं ठंड रखो, तुम्हारा बाप भी सुबह बनाएगा, बेफिक्र रहो। इस सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुशर्रफ के टोले का मजमुआ तहरीक इंसाफ है। पीटीआई और अपोजिशन में इख्तलाफ घोड़े पर सवारी का है। 62 और 63 पर अमल हो गया तो असम्बली में मौजूद सब लोग जेलों में होंगे। यही पीपल पार्टी है, यही मुस्लिम लीग है, यही परवेज मुशर्रफ का टोला है, या इन तीनों का मजमुआ पीटीआई है। जो लोग इस वक्त पीटीआई के नाम से हुकूमत कर रहे हैं और वो लोग जिन्होंने अब एक अपोजिशन बनाया है, इनके दरमियान इख्तिलाफ इस चीज़ पर है कि इस वक्त आप घोड़े पर सवार है तो आप उतरे और मुझे सवारी दे दे। अगर एहतसाब हो गया, अदालत ने 62-63 पर अमल करके दिखाया तो जितने लोग इस वक्त असम्बलियों में मौजूद हैं सारे आपको जेलों में मिलेंगे। ऐसे में अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाहिद सैयद ने कहा है कि कराची के मसाइल का हल अलग सूबा नहीं बल्कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत है। पीपी, पीटीआई और एमक्यूएम तीनों जमातें शहर की तबाही की जिम्मेदार हैं। इसी तरह चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची को बदलना 6 महीने का काम है। 2 साल के दौरान बल्दिया वाले पीटीआई से इलाज करा के मौत के दिहाने पर पहुंच गए हैं। लगाना है, इसकी फिक्र नहीं करना कि कौन तुम्हारी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरा काम आवाज लगाना है। तो मेरे बल्दिया टाउन के लोगों, ऐसी शमा आज यहाँ पर चली है जिसकी रोशनी यहाँ से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाएगी। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। चांडियो साहब, गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम ने सिंध की तकसीम का नारा लगाया है। हैदराबाद में कराची के बाद अब ये नारा हैदराबाद में लगा है, क्या कहेंगे इस पर? कुछ जमायतें हैं जो खालिस सियासी हैं, वो हर माहौल में सियासी काम करती हैं, लेकिन कुछ जमायतें हैं वो नफरत की बुनियाद पे खड़ी हुई होती हैं। उनकी जिंदगी ही नफरत की बातों में है। एमक्यूएम को अचानक एक जवाल पजीर हो गई है, ग्रुप्स में तकसीम हो गई है, काम नहीं किया है, लापता हो गए। पूरी जमायत ने अभी अपने बानी कायद को गालियां दी हैं, रोए हैं, चिल्लाए हैं कि वो इतने बड़े जालिम थे। अब वो सारी सियासत उन्होंने खुद बिगाड़ दी है। अब उसको खड़ा करने के लिए, फिर अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए उनको फिर नफरत की बातें करनी है। क्या जरूरत है? आप अपने चले, आप उर्दू वालों की हिमायत चाहते हैं तो उनकी खुशहाली की बात करें ना। दूसरे ग्रोह से नफरत की सियासत करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। हम इनको अहमियत नहीं दे रहे। मैं तो मैं समझ रहा हूँ ये अपनी मरी हुई सियासत को दोबारा, क्योंकि वो भी नफरत के बुनियाद पे थी जो मर गई है, अभी उसको दोबारा जिंदा करने के लिए नफरत की ऑक्सीजन दे रहे हैं। अच्छा चांडियो साहब, इस तमाम से सूरत हाल में ये सवाल भी पैदा होता है कि देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो नए सूबे की मुखालफत कर रही है, लेकिन अगर जनूबी पंजाब के वाले से बात की जाए तो उस सूबे की वो हामी है, तो ये तो बड़ा तजाद है। जनूबी पंजाब का सूबे के पीछे कई सालों की तारीख है। वो नफरत की बुनियाद पे ना बना, नाइंसाफियों की बुनियाद थी, नाइंसाफियां थी, और इतना बड़ा सूबा था जो उसके लिए तकसीम की बात हो रही थी। लेकिन मैं बहुत छोटा था, मोहतरम जीएम शेख वालों की लड़के होते थे, वहाँ सराइकी से लोग आते थे, वो आकर सराइकी सूबे की या पंजाब सूबे की बात करते थे। उसके मुकाबले में एमक्यूएम ने जो सूबे की बात की है, वो जब वो हुकूमत में होते तो खामोश होते हैं। भाई कई बार हुकूमत में रहे हो ना, करते ना कोई फैसला। अगर पुरखुलूस थे आप इस बात से, और उर्दू बोलने वालों का आप जिंदगी मौत का मसला ये समझते थे, इतने लंबा अरसा आप इख्तियार में रहे, आपने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अब ये सिर्फ अपनी सियासत को जिंदा करने के लिए ये बातें करते हैं, और ये नारा की तकसीम का नफरत की बुनियाद पे किया जा रहा है, जरूरत की बुनियाद पर नहीं। तो नफरत की बात ही कोई हिमायत नहीं करेगा। सिंध इंशाअल्लाह ताला अज़ल से ऐसी रही है, हमेशा ये मुतहद रहेगी। चांडियो साहब, एक बार फिर सिंध में लिसानियत की बुनियाद पर सियासत शुरू हो गई है, ये एक ख़तरनाक तर्ज अमल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल से कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों ने जो उर्दू बोलते थे, उन्होंने यहाँ आने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम उनसे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे,
कोई हमें उसकी शक शुबा नहीं है। लेकिन ये जो नारा है ये सिर्फ उस वक्त जब इनको जरूरत होती है इस नारे की, तब वो नारा बुलंद करते हैं जब उनको अपनी सियासत को जिंदा करना जरूरी होता है। आप देख लीजिएगा थोड़े वक्त के बाद ये जब अपने काम में लगेंगे ये भूल जाएंगे। अब क्योंकि बल्दियाती इंतखाब आ रहे हैं, अब बल्दियाती इंतखाब में इनको अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए सिर्फ मुझे डर है सिर्फ नारे की बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत भी ना हो जाए जो अमरन हमारे लोगों में। लेकिन मेरा ख्याल है उर्दू बोलने सिंधी बोलने वाले तो पहले ही समझते थे, उर्दू बोलने वालों ने सब समझ लिया है। जितने भी एमक्यूएम के धड़े हैं उन्होंने नंबर हर अपने अपने तौर पर अल्ताफ हुसैन की सियासत को कितना बुरा भला और नाकाम कहा है उसका तो लोग जानते हैं। ये कहेंगे तो भले कहें, अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करना है। सही, बहुत शुक्रिया जी। मौला बख्श शानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ तो हमारे सामने आ गया। अब ज़रा एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात भी करेंगे और मौक़िफ़ जानने के लिए हमें ज्वाइन करें हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फैसल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा फैसल, कल आप लोगों ने अपने हैदराबाद के जलसे में नारा लगवाया है कि आधा हमारा आधा तुम्हारा। आपको क्या लगता है कि इस बार सिंध में इस नारे को कामयाबी मिल सकेगी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ऑफकोर्स बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इसमें। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखें, ये किसी इत्तेहादियों की बुनियाद के ऊपर तो नारा लगाया नहीं गया है, और नारा एक तरफ अभी शफात ने भी जो मौला बख्श शानी साहब से बात की थी या वो जितना फहम बता रहे थे, भाई ये कोई तकसीम की बात तो हम नहीं कर रहे। किसी जब सूबा बनता है मुल्क में, जैसे जनूबी पंजाब की तो पीपल्स पार्टी की ये दो अमली है ना, आपने सवाल भी किया उनसे कि वहां तो ये कहते हैं कि सूबा बनाओ और सिंध में ये कहते हैं कि जनाब ये नफरत है और ये तकसीम है। सूबा बन जाएगा जब जनूबी पंजाब में, तो क्या जनूबी पंजाब का पासपोर्ट अलग हो जाएगा या उसका बॉर्डर हो जाएगा? उसको क्रॉस करने के लिए क्या फौजें लग जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इंतजामी इख्तियारात की तकसीम है, किसी जमीन की तकसीम नहीं होता सूबा। और यहाँ बिल्कुल इसीलिए जरूरत है ना कि आपने इंतजामी इख्तियार दिया नहीं है शहरी सिंध को। देही सिंध के जाली 60% कोटे से मुंतखब होने वाली जमात ये तय करती है कि शहरी सिंध को 40% को कितना हिस्सा देना है या नहीं देना। हम ये कहते हैं कि आप शहरी सिंध को इख्तियार देते हैं। हमने कब मुहाजिरों की बात की है? कराची शहर में बहुत बड़ी तादाद जो है पख्तूनों की, पंजाबियों की, बलूचों की, सराइकी, हजारा सब रहते हैं। सबके वही मसाइल हैं, आपके भी वही मसाइल हैं जो मेरे मसाइल हैं जो कराची में रह रहे हैं या हैदराबाद में जो रह रहे हैं। छोटी सी कंफ्यूजन है, वो ये कि एमक्यूएम अदालत में है लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी देना चाहती है एमक्यूएम, साथ ही एमक्यूएम नए सूबे की बात कर रही है। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये भी लोकल गवर्नमेंट जो है, ये बिलावल साहब को बहुत याद आती है 18वीं तरमीम। उसी 18वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है जो ये कहता है कि सियासी, माली और इंतजामी बाइख्तियार मकामी हुकूमतें मौजूद होंगी। बना दी इन्होंने? नहीं बनाई इन्होंने। 10-11 साल से है वो 18वीं तरमीम। इन्होंने यहाँ ट्रिपल किस्म की, लूली लंगड़ी किस्म की मकामी हुकूमत छोड़ी। यहाँ पर 13 साल से ये गवर्नमेंट में है, इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। फिर कहते हैं सूबे की क्या जरूरत है? दूसरी बात ये है कि भाई जब जनूबी सिंध या शहरी सिंध का सूबा बन जाएगा तो क्या उसकी मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार होना चाहिए या नहीं होने? उसकी भी मकामी हुकूमतें आइन के तहत बाइख्तियार होनी चाहिए। तीसरी बात मेरी क्या है कि देखिए, सिर्फ मकामी हुकूमतों से मसाइल हल नहीं होते। मेरी मर्दम शुमारी अगर दुरुस्त कर ली जाए, दुरुस्त गिन लिया जाए, तो यही मौला बख्श चांडिया साहब और दीगर जो है ना भाग भाग के कह रहे होंगे कि देही सिंध को अलग सूबा बनाओ, क्योंकि शहरी सिंध आबादी में इस वक्त ज्यादा है। तमाम अक़वाम मुत्तहिदा जितने भी आलमी इदारे हैं उनके हेड काउंट के हिसाब से कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास शहर और नवाबशाह शहर ये मिलकर देही सिंध से तादाद में बड़े हैं, लेकिन इनको ना गिना जाता है ना इनको वसाइल दिए जाते हैं। ये जुल्म क्या है? जुल्म ये है 90% कराची से कमा रहे हैं, 10% भी यहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जरूरत नहीं है? एक ऐसी हुकूमत है तो फैसल ये बताएगा कि इसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करी? अब देखिए, जैसे भी आपने नए सूबे के हवाले से जो मुतालबा किया, खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ा जबरदस्त रिएक्शन दे रही है, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी उस पर आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बात तो सारे कराची वालों के लिए कर रहे हैं। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ के साथ हमारा जिन नकात के ऊपर मुआहदा हुआ है वो सबके सामने, हम उनमें जम थोड़ी हुए हैं। हम तहरीक इंसाफ की 10 चीजों की हम हिमायत नहीं कर रहे होते, और तहरीक इंसाफ वहाँ ये हमने इमरान खान साहब को उनको बहुत एहतराम के साथ अर्ज कर चुके हैं कई बार।
उनकी पार्टी के जो यहाँ लोकल रहनुमा है ना, कि वो कर क्या रहे हैं, यानी जिस शहर ने उनको नताइज दिए हैं, वोट कितने दिए हैं, कितने गिने गए, ये एक अलग बहस है। नताइज कराची शहर से उनके हक में आए हैं, उसके शहरियों के साथ अगर तहरीक इंसाफ आवाज नहीं उठा रही और जहां से वो दुरुस्त मर्दम शुमारी और दुरुस्त आइन और कवानीन पर अमल दरामद किए बगैर जीत नहीं सकते 23 सिंध से, वहां को एम कर रहे हैं कि वहां से शायद हम कभी जाके जीत जाएंगे, इसलिए वो कराची को महरूम कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। एक बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी की, और ये जो मौला बख्श चांडिया साहब और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से ये कहती है ना कि सिंध धरती माँ है, बिल्कुल धरती माँ है। मैं अपने सिंधी भाइयों की धरती माँ, अगर वो इसको समझते हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मेरी धरती माँ पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान की तकसीम के खिलाफ हूँ। अगर पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि सूबे बनाए जा सकते हैं तो मैं सूबे का मुतालबा कर रहा हूँ। मैं कोई गैर आईनी बात आपने तो नहीं फैसल कर रहा। भाई पॉइंट वेल टेकन। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। हम क्या तवक्को करें आपका और जो तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है, जब आप एक दूसरे के नैरेटिव पे सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर इस इत्तेहाद का क्या मुस्तकबिल है? नहीं, देखिए, सियासी इत्तेहाद तो हम तो एक बदकिस्मत इत्तेहाद में भी रहे पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि अवाम के लिए इंतहाई नापसंदीदा इत्तेहाद था। अगर तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद नापसंदीदा बन जाएगा तो हम अपने वोटर्स की बात सुनेंगे। माजी की एमकेएम में और आज की एमकेएम में मैं आपको फर्क बताऊं, शफात अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के ऊपर है, लेकिन मुस्तकिल मिजाज है। आज नहीं कर रहे सूबे की बात, 27 अप्रैल 2019 को बागे जिना में बहुत अजीमुशान कन्वेंशन में ये बात कर चुके हैं। आज नहीं कर रहे। ये जो मसनूई किस्म के लोग ना कहते ना, इन्होंने कभी कोई करारदाद नहीं। मेरी पिछली 2013 से 18 की असेंबली में एमकेएम के अरकान असेंबली की रेजोल्यूशन पड़ी हुई है सूबे के मुतालिक, नई टेकअप की सिंध गवर्नमेंट ने तकारीर पड़ी हुई है। अब क्या किया है, आइन का आर्टिकल 239(4) बताता है सूबे के क़याम का क्या तरीक़ाकार है। उसमें तरमीम एमकेएम पार्लियामेंट में जमा करा चुकी है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है। हम सीरियस हैं कि ये मसला, जब तक आप देखें कर क्या रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब हैदराबाद शहर में कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे, आज तक रखने डाल रहे हैं। कोई इनसे पूछेगा कि शहर दूसरा बड़ा शहर है सुबह इंतजामी मामला। ये आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन बहरहाल आपके इस नैरेटिव को आपके इत्तेहादियों की जानिब से भी इंडोर्स होना होगा, तब जाके आपके नैरेटिव में मजीद जान पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा एमकेएम फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कल होने वाले उस पावर शो के हवाले से जिस सूबे का मुतालबा किया गया। बिल्कुल सवाब, कल बड़े ज़बरदस्त किस्म के पावर शो है कराची में भी और हैदराबाद में भी, लेकिन जो चीज़ जो कि सबसे अजीब लग रही थी कि दोनों बड़ी पावरफुल जमातें हैं, बड़ी मैच्योर जमातें हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि इन दोनों की इन रैलीज़ में कोरोना की SOPs पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया। मदीहा, अब से कुछ दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि हम कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। हमारा रेट ऑफ इन्फेक्शन, यानी जितने टेस्ट किए जा रहे थे और जितने नताइज मुस्बत आ रहे थे लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के हवाले से, वो 1% के आसपास रह गए थे। कल के WHO के फिगर्स के मुताबिक कराची में भी ये फिगर 4.2% तक जा चुका है, विच इज क्वाइट अलार्मिंग। बिल्कुल शफात, एग्जैक्टली कल क्या। और ये नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल जमातें, लेकिन जितनी भी हम यहाँ पे रैलियां देख रहे हैं, अब लोगों ने भी छोड़ दिया। कल हुआ क्या था आपके साथ शेयर करते हैं। अब देखिए भाई, मास्क तो पहनना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर गुजारे नहीं। वैसे शफात, अभी क्योंकि मैं वीकेंड पे ट्रैवल कर रही थी, तो अब तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी ख़त्म कर दिया जहाज़ों ने ना, तो अब हमें ही मोहतात रहना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शायद हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरों से लगेगा कि हम आपको बड़ी ज़बरदस्त कोई आगे खबर देने वाले, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत अच्छी है खबर। आपको सिर्फ आपका अंदाज ठीक नहीं, क्या आप अपने अंदाज पे फोकस मैं क्या अंदाज होना चाहिए शफात मेरा? घी 10 रुपए तक महंगा हो गया, ऐसे खुश होकर बताएं ताकि लोगों को फील ना हो। शफात, मुझे रोना आ रहा है। ये तो आपने डराने वाली बात कर दी, बड़ी डराने वाली बात है जनाब। महंगाई में मजीद इजाफा होता जा रहा है इन हालात में। अवाम क्या कह रही है, जरा आपको सुनवाते हैं हम। महंगी हो रही है। कल तक टमाटर 80-90 रुपए थे, आज 140-160 की बात हुई है। तो ये प्याज महंगा हो गया, 70 रुपए किलो हो गया। आम आदमी कहाँ जाएगा? अवाम तो अब बदहाल हो चुकी बिल्कुल। 150 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, बता हम कहाँ से लें? अब ये तो बताए बंदा, कमाई है नहीं, गरीब आदमी बच्चे को खिलाना कहाँ से? सब्जी हर चीज़ महंगी, हर चीज़ बहुत महंगी। कमाई और गरीब आदमी शफात बच्चे को किस चीज़ का जिक्र करें मदीहा? घी, दाल चना, दाल मसूर,
गोश्त, चावल, गुड़, खुश्क दूध, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है और होता ही चला जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना दीदार और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब भट्टी साहब, नज़ीर भट्टी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। पहले भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं। नज़ीर साहब, कहाँ मौजूद हैं आप? क्या कीमतें चल रही हैं सब्जियों के हवाले से? देखिए, मैं यहाँ गुलबर्ग के इलाके के साथ मक्का कॉलोनी जो कि उसके साथ एक मार्केट है और यहाँ सब्जियों की कंपैरेटिवली बाकी इलाकों से जो है वो सस्ती सब्जी मिलती है। एक मुगलपुरा में मिलती है सब्जी और एक यहाँ जो है वो सस्ती मिलती है। यहाँ मैं जो है वो मौजूद हूँ और सूरत हाल ये है कि सब्जियाँ इन्हीं कुछ दिनों में ख़ास तौर पर टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ी हैं। शिमला मिर्च 235 रुपये तक है। टमाटर जो पहले 70-80 जो है वो रहा और 30 रुपये भी यहाँ कोई 2-3 महीने पहले या 30 रुपये 40 रुपये किलो जो है वो बिकता रहा। अब वो 150 रुपये किलो जो है वो हो चुका और ये ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता रहा है। शिमला मिर्च 240 तक जो है वो चुकी हुई है। इस तरह से प्याज जो है जो कि पहले मिल जाता था आमतौर पर 50-60 में, अब 80 रुपये किलो जो है वो। नोटिस लिया गया था, बात 70 रुपये पे नहीं रुकेगी वाले ट्वीट्स भी आए थे। चीनी की कीमत अभी कहाँ है? कोई आई नीचे? कोई 100 रुपये के आसपास हुई? देखिए, ट्वीट्स है ना, वो जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग होते हैं वही पढ़ते हैं। जो ये सब्जी बेचने वाला उसे तो ट्वीट का नहीं पता था कि वज़ीर आज़म ने या किसी और ने जो ट्वीट किया वो उसने पढ़ना है और उस पर अमल दरामद जो है ना वो भी करना है। चीनी जो है वो कितनी हुआ करती थी, कहीं 55 रुपये थी, फिर 65 जो है वही अब होती जो है वो अब 95 रुपये जो है वो पहुंच चुकी है आम दुकानों पे जहाँ के खुद कुछ पैकिंग वगैरह जो नहीं होती। लेकिन जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ तो 110 रुपये और 105 रुपये किलो जो है वो चीनी का रेट जो है वो पहुंच चुका होगा। कराची के मुकाबले में फिर भी 5 रुपये सस्ता है। कराची के मुकाबले में फिर भी 5 रुपये सस्ता है ये रेट। जरा हिना की तरफ एग्जैक्टली। और भट्टी साहब, बिल्कुल मतलब जिस तरह से चीनी की प्राइस बढ़ती जा रही है, क्योंकि शायद पता भी चल गया कि जी आगे कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली तो है नहीं, तो अवाम ने मुंह मीठा करके क्या करना है। हिना की तरफ हम आ जाते हैं। हिना, ये बताइएगा कि अभी आप एग्जैक्टली मौजूद हैं और जो सब्जियों के जो रेट्स अपनी अवाम के साथ डिस्कस कर रही हैं, इतनी हैं या इससे भी ज्यादा हैं? बिल्कुल मदिया, इस वक्त मैं सदर के शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। कराची में बारिश ज़्यादा हो जाए या मौसम बदल जाए तो रेट भी साथ साथ जो सब्जियों के वो बदलते रहते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ तो टमाटर, जिसे लाल टमाटर जिसकी बड़ी है, लेकिन रेट सुन के अगर ये देखें, इसमें 20 रुपये रवां हफ्ते टमाटर फ़ी किलो जो है वो 20 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब 160 रुपये पर केजी फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर खीरा है, खीरे की अगर हम बात करें तो कहीं 80 तो कहीं 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी बाज़ार में आ तो रहे हैं, चीज़ें उठा रहे हैं, किलो लें, पाव लें, क्या करें। यहाँ मटर अगर आप देखें, मटर की तो कीमत सुन के मेरे होश उड़ गए कि 200-250 से ज़ायद की कीमत में पर केजी फ़रोख्त किया जा रहा है। ना सिर्फ ये सब्जियाँ बल्कि दीगर सब्जियाँ भी जो है उनमें इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन 26 अशियाए ज़रूरिया है जिसमें रवा हफ्ते कीमत में इजाफा हुआ है। सब्जियों के अलावा अगर मैं बताऊँ तो मुर्गी की भी हम बात करेंगे। मुझे बताएं ना, सबसे सस्ती जो सब्जी है इस वक्त सब्जी मार्केट में है कौन सी, ये बता दें। सबसे सस्ती अगर मैं बात करूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बताना कि धनिया, पुदीना या मिर्ची में ही हम कहेंगे कि सबसे सस्ती, जो एक ज़माने में हमें मुफ्त में, अगर आपको याद होगा तो हम मार्केट में जाते थे जो मुफ्त में मिल जाती थी हमें कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, लेकिन वही धनिया, पुदीना और मिर्चें जो सबसे सस्ती कीमत हमें बताई जा रही है। बाकी गाजर की बात करें या मूली की बात करें, दीगर जो सब्जियां हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं और शहरी बड़े परेशान हैं। आ रहे मार्केट में प्याज और लहसुन, अदरक का इस्तेमाल लाजमी होता है। क्या रेट्स चल रहे हैं इस चीज के और क्या 500 रुपए में कोई आदमी अपनी एक वक्त की हंडिया पका सकता है? आपकी आवाज सही नहीं है। प्याज, लहसुन और अदरक के हवाले से मैं रेट्स जानना चाहूंगा। जी, प्याज भी 60 रुपये किलो है, आलू भी 60 रुपये किलो है, लहसुन अदरक तो बहुत महंगे नज़र आ रहे, कहीं 250 तो कहीं 300, क्योंकि कम लहसुन अदरक लेते हैं तो पाव के हिसाब से लेते हैं। इनकी कीमत भी बहुत बढ़ चुकी है। शहरी आ रहे हैं, देख रहे हैं और दुकानदार से भी काफ़ी डायलॉग होते रहते हैं। दुकानदार भी कहते हैं कि अब हम क्या करें, आगे मंडी से ही हमें इतनी कीमत में मिलेंगे तो हम सस्ते कैसे बेचें, अपना नुकसान कैसे करें। तो इस तरह कराची में बहुत शुक्रिया। हिना दीदार हमारे साथ मौजूद थी कराची से, और लाहौर से मैं
जो वहाँ सूरत हाल थी दालों की, सब्जियों की। नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे में इस हवाले से बता रहे थे, शफात चीनी इतनी महंगी है, दूध इतनी महंगी है, पोल्ट्री की जो सिचुएशन है वो भी बिल्कुल, कुकर तो बिल्कुल लिटरली हाथ से बाहर ही निकल चुका हुआ है। अब बंदे कहते चलो ठीक है आप चिकन ना खाओ, आप सब्जी खा लो। आप सब्जी भी नहीं खा सकते तो पहले ज़माने में कहते थे ना जी मैं देखो तुम्हें दाल रोटी खिला दूंगा, तो समझ जाती है कि दाल अफोर्डेबल है। अब तो दाल भी आपके बस की बात नहीं है, मतलब अयाशी वाला माहौल है, दाल रोटी खाना बिल्कुल। लेकिन जनाब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर ऑयल की बात करें, कुकिंग ऑयल, वो डब्बा जो 900 रुपये 950 रुपये पे होता था, वो डब्बा 1300-1400 पे चला गया। सो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सब छोड़ दें, ये तमाम चीज़ें जिस गैस पे पकनी है वो गैस ही नहीं यार, वो गैस भी हो जाएगी महंगी। तो देखें ना, मतलब ना गैस होगी ना खाना पकेगा, हम तो चीज़ें महंगी होंगी, खरीद नहीं, पता नहीं हम कैसे जिएंगे, ये मुझे नहीं समझ में आती। खैर जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपकी सेहत के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम शायद बहुत ज़्यादा ईजी हो गए कोरोना को लेकर। हमने देखे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से कोरोना के जो यौमिया केसेस की तादाद है इसमें इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से बात कर लें तो विच वॉज लाइक 4 अक्टूबर, तो 923 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और कल शफात, सिर्फ कल के दिन में 7 मरीज जो हैं वो इंतकाल कर गए कोरोना की वजह से। मजमूई तौर पे 3,14,000 अफराद अब तक वायरस से मुतासर हो चुके हैं और तकरीबन 2,98,968 अफराद अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। और इसमें से तकरीबन 6,514 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। ये बड़े ख़तरनाक आदाद और शुमार हैं। इन आदाद और शुमार के होते हुए हम पूरे एतमाद हो गए थे कि जी कोरोना को हमने शिकस्त दे दी है। मदिया, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इन्फेक्शन रेट 18% पे, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्फेक्शन रेट 9% पे, सूबा सिंध में ओवरऑल तकरीबन 2% पे और कराची में 4.5%। ऑल्सो शफात, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया पर भी एक बयान में कहा है कि अल्लाह की रहमत की वजह से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद ख़तरात से बड़ी हद तक महफूज रहे हैं। लेकिन मौसम सरमा की आमद के साथ साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का भी खदशा। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मारूफ हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना वबा पे काबू पाया और अब बात की जा रही है कि इसकी सेकेंड वेव भी जो है वो जल्द हिट करने वाली है। और हमने अपने आस पास भी देखा है कि केसेस बढ़े हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, पेंडेमिक जो भी होती है, किसी भी वबा की किसी भी जरासीम से हुई हो, आज तक की तारीख ये बताती है कि पहली वेव जो है वो होने के कुछ अर्से के बाद दूसरी वेव ने आना ही होता है। अच्छा, उस वक्त तक ये बार बार वेव्स आती हैं जब तक कि दुनिया भर में उस वायरस के ख़िलाफ़, उस बीमारी के ख़िलाफ़ हर्ड इम्यूनिटी ना बन जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से बनती है, या तो वैक्सीन लगा के हासिल की जाती है हर्ड इम्यूनिटी, या दुनिया की 70% आबादी अगर इन्फेक्टेड हो जाए और रिकवर हो जाए तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये हाल है। आई थिंक इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका सेकंड वेव का ख़तरा तो मौजूद है, और सेकंड वेव कितनी शिद्दत की पाकिस्तान में आती है ये अभी कहना मुश्किल है। अमेरिका में हमने देखा कि फ़र्स्ट वेव ख़त्म होने से पहले सेकंड वेव आ गई। इंडिया में हमने देखा कि फ़र्स्ट वेव और सेकंड वेव मर्ज हो गई। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वेव ख़त्म हुई और उसके बाद एक अरसा चल रहा है तकरीबन 2-2.5 महीने का, जिसमें रोजाना मुल्क के शुमाली इलाका जात में सर्दी तकरीबन शुरू हो चुकी है। वहाँ पे तर्ज ये है, और सर्दियों में पूरे पाकिस्तान में यही होता है कि एक ही कमरे में पूरा ख़ानदान सोता है, क्योंकि सर्दी की वजह से गैस के अखराजात को महदूद रखने के लिए ये तर्ज इख्तियार किया जाता है। क्या इससे भी वायरस फैलने का अंदेशा ज़्यादा है? जी साहब, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा मसला ये है कि आप सिर्फ वहीं की बात ना करें। आप जब लॉकडाउन हुआ था पूरे मुल्क में, ख़ासतौर पे कराची में, तो हमने क्या देखा, जो हमारे स्लम्स हैं, जो छोटी कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ तो घर ही 1-1, 2-2 कमरे के घर हैं और 8-8, 10-10 अफराद रहते हैं। तो वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है तकरीबन नामुमकिन थी। तो यही अब सर्दियों में हम नॉर्दर्न एरियाज़ में देखेंगे, जैसे कि आपने बताया। तो जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल नहीं रखा जाता, उतना ज़्यादा इस बीमारी के फैलने के इम्कान होते हैं। और मुमकिन है कि इस दफ़ा जो शिद्दत आए वो नॉर्दर्न एरियाज़ में आए, और बाकी जो शहर हैं, बड़े शहर जहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान होकर गुजर गया है, शायद वहाँ पे हमें इतना महसूस ना हो।
जैसे कि हम देख रहे हैं नंबर्स 600, 700, 800, 400, यही तकरीबन 2 महीने से यही फिगर चल रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अहम तरीन बात यह है कि जितने इससे कहीं ज़्यादा लोगों को, कराची के डेटा मैं आपको बताऊं, सितंबर के महीने में 55% of adult population of Karachi, they already had developed COVID antibodies. जी। इसका मतलब ये हो गया कि कोरोना से वो एक्सपोज हुए और शदीद बीमार हुए बगैर। लेकिन डॉक्टर साहब उसके बाद हमने देखा कि जिन्होंने एंटीबॉडीज डेवलप की थी उनकी एंटीबॉडीज खत्म भी होगी, और अब जो दूसरी वेव के हवाले से बात की जा रही है तो वो बहुत सारे लोग जिनको कोविड-19 हो चुका हुआ है, वो इस हवाले से वो कहते हैं कि भाई अब कहा जा रहा है कि जी हमें दोबारा नहीं होगा, दूसरी वेव आ भी जाएगी, लेकिन स्टडीज ये कह रही है कि वो लोग भी एहतियात करें जिनको पहले कोरोना हो चुका हुआ है, उनको भी दोबारा हो सकता है। देखिए, एहतियाती तदाबीर तो सबने करनी है। अगर सेकेंड वेव में मुझे मिसाल के तौर पर मुझे हो चुका है, लेकिन सेकेंड वेव में अगर वायरस मेरे तक आया तो शायद मुझे ज़्यादा शदीद बीमार ना करे, लेकिन अगर मेरे जिस्म में मौजूद रहा तो मैं अपनी छींक से, अपनी बातचीत से, थूक के ज़रिए मैं फैलाने का ज़रिया ज़रूर बन सकूँगा। इस वजह से ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो SOPs जारी किए जा रहे हैं, तो इससे पहले कि ये चीज़ें मामला काबू से बाहर हो और इससे पहले कि मामला काबू से बाहर हो, एहतियात लाजमी है। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शमसी मौजूद थे जो खुद पहन के बता रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक अहम खबर शामिल करते चलें एहतसाब अदालत समाज से, जहां आसिफ जरदारी पर पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेहत जुर्म से इनकार। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह खालिद। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर दोनों रेफरेंसेस पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ये समाअत हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज अदालत के रूबरू पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने उन पर फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सेहती जुर्म से इनकार कर दिया है और अब दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो जारी है। जबकि मुल्जिमान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का सिलसिला जो है ये शुरू हो गया है और तमाम मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म जो है ये आयद की जाएगी। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एक और रेफरेंस में फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी गई थी और जो दो रेफरेंसेस थे उन पर आज फर्द जुर्म जो है ये आयद कर दी गई है। और अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पर जो गवाहान है उनको तलब किए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके बयानात के लंबन किए जाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शाह खालिद आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और आपको एक अपडेट देते चले जनाब अमेरिका से, और वो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के हवाले से। बिल्कुल शफात, वो कह रहे हैं कि उनकी हालत तो बेहतर है, लेकिन वहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। उसमें बात सामने आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुहलिक वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की, और ये बात एक सर्वे में सामने आई थी जिसके मुताबिक हर 4 अमरीकी शहरियों में से 3 की राय यही है। दूसरी जानिब ट्रंप की तबीयत से मुतालिक व्हाइट हाउस मेडिकल टीम ने अपनी ताज़ा ब्रीफिंग में कहा है कि उनकी तबीयत में अब बेहतरी आ रही है और उन्हें 2 बार खून में ऑक्सीजन की कमी का मसला हुआ, जिसके बाद उन्हें इजाफी ऑक्सीजन जो थी वो तजवीज़ की गई थी। उन्हें रेमडेसिविर की दूसरी खुराक भी दे दी गई है और पीर की सुबह तक ट्रंप अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस मुंतकिल हो सकते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने अस्पताल से वीडियो पैगाम में कहा कि वो ठीक हैं, लेकिन अगले चंद दिन असल इम्तिहान होंगे। यूजुअली जब आप कोविड से इन्फेक्ट होते हैं ना, तो वो जो 7वां दिन होता है ना, वो होता है असल दिन। तो जब वो आए तो उसके बाद फिर पता चलता है वहाँ कि आगे हालात पता चल जाता है कि एग्जैक्टली सिम्टम्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन खैर जिस हॉस्पिटल में डोनाल्ड ट्रंप थे तो वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ से जो डिस्चार्ज करने का जो इम्कान होता है। तो साथ में मैं आपको बताऊँ कि जो सदर ट्रंप हैं वो गाड़ी में बाहर भी निकले, और जिन्होंने थे हिमायती उनको अपनी गाड़ी में से बाहर से टाटा वेव भी किया कि भी मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। इस हवाले से मजीद जानेंगे जी हमारे जो रिपोर्टर हमारे साथ जहाँ से
सरकार सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 रोज़ कबल ऑक्सीजन की कमी और बुखार के बायस वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर में मुंतकिल किया गया था। सदर ट्रंप की मेडिकल टीम के मुताबिक उन्हें तजर्बाती दवा रेमडेसिविर की 2 खुराकें दी गई हैं। सदर ट्रंप ने अस्पताल से अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द वापस आएंगे, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक सदर ट्रंप को कल अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। Today he feels well. He's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink, be up out of bed as much as possible, to be mobile. And if he continues to look and feel as well as he does today, our hope is that we can plan for a discharge as early as tomorrow to the White House where he can continue his treatment course. दूसरी जानिब सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले तमाम करीबी साथी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिनमें उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप समेत सेनेटर माइक ली, सेनेटर थॉम टेलिस, होप हिक्स, रोना मैकडैनियल, कैली कॉनवाय, जॉन जेंकिंस, बिल स्टीफन, सेनेटर रोन जॉनसन और क्रिस क्रिस्टी शामिल हैं। I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again. We've done an awfully good job of that, but we still have steps to go and we have to finish that job. And I'll be back. I think I'll be back soon. व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप को आज अस्पताल में नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सदर ट्रंप तो अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले उनके मद्दाह, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स काफिलों की सूरत में अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं। कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, जबकि कई अफराद लोगों में मुफ्त खाना और पानी भी तकसीम करते नजर आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर में दाखिल हुए आज तीसरा रोज़ है, लेकिन यहाँ पर उनके हमायतियों में कमी नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद यहाँ पर आकर सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में नारे लगा रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। जहांज़ेब अली, AY न्यूज़, वाशिंगटन। थैंक यू सो मच जी। जहांज़ेब ने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और आज शफात एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन लोगों को कि जिस मकाम पे आज हम बैठे हैं ना, हमारे माँ बाप के बाद जो फिर दूसरा हाथ है वो उनका है। बेशक ऐसा है जी। और आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। वैसे आप आज के दिन अपने कौन से कोई एक टीचर, अगर मैं आप लोगों को जिनको याद करके आपने थैंक्स कहना, तो वो कौन होगा? नहीं, मेरे सब टीचर्स देख रहे होते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और देखिए, आप चाहे अगर आपने भी मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, जैसे हज़रत अली का कौल है ना कि जिससे मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया, सबसे गुलाम बना लिया, तो आप भी फिर मेरे टीचर होते थे। जिन से हमने सीखा, जिसमें हमारी अपनी टीम के बहुत सारे लोग होते थे, वो सब हमारे टीचर हैं। अच्छा, वैसे मैं यहाँ चाहूँगा, आज मेरे जब हम स्कूल में होते थे, हमारे एक टीचर होते थे अख्तर हुसैन शाह साहब, अल्लाह उनको तवील उम्र दे। वो मेरी शख्सियत साजी में उन्होंने मुझे, खैर हमने मारे भी बहुत कहीं उनसे, लेकिन उनको आज में स्पेशली थैंक्स भी करना चाहेंगे। शफात, वो जो उस टाइम के जो स्पेसिफिक टीचर्स थे ना, तो वो आपकी वाकई पूरी पर्सनालिटी पे काम करते थे, और इसीलिए हम अपने उन उस्तादों के आज भी एहसानमंद है। ऐसे ही एक उस्ताद से हम आपके आज मुलाकात करवा, कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है? इनका नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लिया जाता, बल्कि दुनिया में इनकी खिदमात को सराहा जाता है। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और सब इनको जानते हैं कि किस तरीके से ये हर बच्चे को पाक्स में मुफ्त की तालीम दे रहे हैं। मास्टर अयूब साहब आज के दिन के मौके पर हमें ज्वाइन करें बाखबर सवेरा में। मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। मास्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये जो पहले उस्तादों के अंदर जो जज्बा होता था, जो कि हम आप में अब देखते हैं कि आप में जज्बा है कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देने का जज्बा, ये जज्बा कैसे पैदा होता है? इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जी देखना पड़ता है कि हम और हमारी कौम, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर हम इन जो गरीब गुरबा बच्चे हैं जो आवारा फिरते हैं या को काम नहीं कर पाते या आजकल नशे के अंदर लगे हुए हैं, अगर हम इनको तालीम की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो ये तो चोर बन जाएंगे, मुल्क के लिए डाकू बन जाएंगे और मुल्क के लिए घाटा बन जाएंगे। इसलिए हमें इनको लेकर चलना है और इनको तालीम दिलानी है ताकि पाकिस्तान के लिए ये तरक्की बने और ये इल्म हासिल करें। इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया है और यही मेरा शौक़ था कि इन गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मास्टर साहब, आपका ये माशाल्लाह इनिशिएटिव कैसा जा रहा है और इसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं, ज़रा वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और तादाद भी मेरी पहले क्योंकि कोरोना की वजह से कम हो गई थी, लेकिन अब बढ़ रही है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। हम बाकायदा SOP के तहत बच्चों को बैठाया हुआ है और बच्चों को उसी तरह
बैठा कर तालीम दे रहे हैं कि ताकि इनमें फासला भी रहे और मास्क भी इनके चेहरे पे रहे ताकि बीमारी भी कोई ना फैले और इनका टाइम भी ज़ाया ना हो और ये तालीम की तरफ आए। अच्छा मास्टर साहब, एक बात तो बताएं, आप इतने बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं, आपका अपना गुजर बसर कैसे होता है जब आप बच्चों से फीस ही नहीं लेते? देखिए जी, मैं पहले तो मुलाजम था सिविल डिफेंस की तरफ से फायर ब्रिगेड के अंदर और फायरमैन भर्ती हुआ था और फायर इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। तो उस वक्त भी मैं अपनी तनख्वाह से 3 हिस्से करता था और 1 हिस्सा इन पे लगाता था बच्चों पे। आज जब कि मैं रिटायर हो गया हूँ तो पेंशन में से भी 1 हिस्सा इन बच्चों पे लगा रहा हूँ। हर एक सारे बच्चों को तो नहीं कर सकता, लेकिन जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनको कॉपी की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, उनको भी देकर और अपना काम सर अंजाम दे रहा हूँ और देता रहूँगा इंशाअल्लाह। क्या बात है मास्टर साहब, आप ऐसी कोई एक नसीहत जो लोग नए लोग जो इस शोबे तदरीस से वाबस्ता होना चाहते हैं उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं कहूँगा अपने पाकिस्तान की ख़वातीन को, अपने दोस्तों, साथियों, बड़ों को, छोटों को, आओ इस वक्त मैदान के अंदर, हमें तालीम की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों का तालीम दी जाए। जो आवारा फिर रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो जिन पर अजियत है, और जो आजकल आप देखें ना जो काम हो रहे हैं, तो जाहिर है बच्चा आवारा फिरेगा या इसी तरह इधर उधर फिरेगा तो वो ऐसे लोगों के साथ मिल जाएगा तो मेरा मुल्क जो है ना तरक्की नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, क्योंकि आप रूहानी बाप है बहुत सारे बच्चों के। बहुत शुक्रिया जी, और जो खलकत खुदा की खिदमत करें उनको तालीम दे के। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने असातिज़ा की, और वो असातिज़ा जिन्होंने हमारी शख्सियत साजी में बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, लेकिन मदीहा अपनी ज़ात को वक्फ कर दिया, अपने माल को वक्फ कर दिया। अब देखिए क्या उनकी जॉब थी, उसमें से भी वो कहते थे कि मैं कुछ फ्रिज पर टीवी ठीक करता था और बाकी अपनी सैलरी का एक हिस्सा बच्चों की तालीम पे लगा देता था। मदीहा, मॉडर्न डे के जो असातिज़ा हैं उनमें कईयों में ये जज्बा मौजूद है, कईयों में, हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बड़ी जदीद तर्ज पे जा रहे हैं और एक बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न दे मिंटिंग मनी। यही तो बात है शफात के एक खलकत खुदा की खिदमत में और पैसा कमाने वाले बिजनेस में बड़ा फ़र्क है, जो कि आजकल हम स्कूल्स में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि स्कूल में जो स्पेसिफिकली बच्चों को हर चीज़ नहीं इसलिए भी नहीं बताई जाती क्योंकि बाद में ट्यूशन के पैसे भी तो ले लेना। शफात मसला है जनाब, स्कूल सिर्फ सबक याद करने के लिए नहीं है, शख्सियत साजी के लिए भी होता है असूली तौर पे। लेकिन अब स्कूल इससे बरी ज़िम्मा हो गए, वो कहते हैं जनाब आप ये आपका पेरेंट्स का काम है, आप लोगों ने जो खैर हम इस हवाले से बात तो कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से आपके सामने डिटेल बहस भी रखेंगे। फ़िलहाल बड़ी खबर आपको बताएंगे वो ये कि जनाब अपोजिशन का जो बड़ा इत्तेहाद था उसका तो पहला जलसा ही नहीं हुआ, और ही बहुत होगा एक हफ्ते बाद होगा शफात, उम्मीद रखें। हाँ, आप कहते हैं तो चलें आपकी गारंटी में मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करते हैं जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ का जो इत्तेहाद बना है पीडीएम के नाम का, उसका पहला जलसा मुलतवी हो गया है। बिल्कुल शफात, और ज़रा ये कह रहे हैं कि कोयटा में 11 अक्टूबर को होने वाला जलसा अब होगा ज़रूर, लेकिन 18 अक्टूबर को होगा। पीडीएम जलसे की मेज़बानी JUIF के मेज़बान करेंगे और जलसे से फजल रहमान, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। और कोयटा में JUI का 25 अक्टूबर को होने वाला जलसा भी शफात मुलतवी हो गया। इससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का सरबराह चुन लिया है। ये फैसला PDM रहनुमाओं के वर्चुअल इजलास में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। और दीगर ओहदेदारों का फैसला आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में किया जाएगा। अच्छा, ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना कराम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डबल पासमेंट्स की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना की सरबराही की मुद्दत भी तय की जाए और इत्तेहाद की सरबराही बारी बारी तमाम जमातों को देनी चाहिए। PDM के सरबराहों ने मिसाक पाकिस्तान मुआहदा करने का भी फैसला किया है, जिसकी तजवीज़ मौलाना फजल रहमान ने पेश की। ऐसे में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि JUI का भी कोयटा में जलसा था, दोनों जलसों को मिलाकर अब एक जलसा होगा। मौलाना साहब को सदारत इसलिए दी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं। PDM की सदारत 3 माह में तब्दील होगी।
एक हफ्ता आगे किया वजह क्योंकि एक JUI का जलसा भी था 28 को, तो अब हमने फैसला किया कि दोनों को मर्ज कर देंगे, एक ही जलसा होगा। तो उधर मरियम नवाज भी जाएंगी, मौलाना साहब सब तकरीर करेंगे आप सब जाएंगे। मौलाना साहब मेरा सबसे तजर्बाकार सियासतदान है, हमने यही मुनासिब समझा कि दो बड़ी पार्टियां ना हो, उनका रोल तो है ही है, मौलाना साहब को ये रोल दिया जाए। एक पे रिलाई नहीं कर सकते, तमाम जमातें होगी तो ये काम चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि PMLN का कोई आदमी नहीं आएगा, PMLN सबसे बड़ी जमात है, उनके लोग सबसे ज्यादा आने चाहिए। कुछ की राय थी कि रोटेशन ना हो, कुछ की राय थी कि हो। एक तो अभी रोटेट होगा ये सरबराह या ये नहीं होगा, फाइनल क्या तय हुआ ये क्लैरिटी? मेरा रोटेट होगा। तो ये टाइमलाइन तय की है कि इतने माह के लिए, इतने अरसे के लिए ये JUI के पास होगी, फिर अगली जमात कौन सी होगी? मैं कल उस मीटिंग पे जल्दी चला गया था, मेरा ख्याल है 3 महीने का फैसला हुआ है, मेरा ख्याल है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इस्तीफे देना अपोजिशन का आईनी हक है, अपोजिशन वाले इस्तीफे देते हैं तो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। नून लीग और नवाज शरीफ के मफाद में फर्क नजर आ रहा है। इस्तीफे देना मियां साहब उनकी बेटी के मफाद में है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो इस्तीफे नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो इस्तीफे नहीं देगी। असद उमर साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अपोजिशन का एक आईनी हक है, अगर वो इस्तीफे देना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस्तीफे दें। तो आइन के अंदर तरीक़ेकार वाज़े है और वो तरीक़ेकार ये है कि एक नया इलेक्शन कराया जाता है, वो इलेक्शन करा दीजिएंगे। मियाँ साहब जो हैं वो खुद, उनकी बेटी जो है इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं, उनका तो ये इंटरेस्ट हो सकता है कि इस्तीफे दिए जाएं। जाहिर है जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर जो मेंबरान हैं, उनके ये इंटरेस्ट के अंदर नहीं है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाए। सो सियासी तौर पे मेरे ख्याल में वो इतना गलत कदम नहीं उठाएंगे। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं, सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? जो कानून है उसके मुताबिक अमल करें, जिस बात की उनको इजाजत है, और जाहिर है उनको जुलूस जलसा करने की इजाजत है, जरूर करें। इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह चुन लिया गया है, आपको क्या लगता है, क्या ये अपोजिशन के मौक़िफ़ में वो एग्रेशन ला सकता है जिसकी अपोजिशन तवक्को कर रही? देख लें, ये दिन भी आने थे कि वो पार्टियां जो दावा करती थी जनाब 2 दिन के कॉल पे मोची दरवाजे पे, लियाकत बाग पे जलसे किया करती थी, निश्तर पार्क पे, आज उन पार्टियों की हालत ये हो गई है कि मौलवी फजल रहमान को जनाब अपनी तहरीक का सरबराह बनाना पड़ रहा है। इधर से आप अंदाज़ा लगा लें कि पब्लिक के अंदर इनकी रत्ती बराबर की कोई फुटिंग नहीं है, ना इस नून लीग की, ना मीम लीग की, ना शीन लीग की, ना जरदारी लीग की, किसी की भी। और मौलवी फजल रहमान साहब को बना दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मौलाना फजल रहमान साहब खाते हैं हलवा, मीठा। मीठे और हलवे का ताल्लुक डायरेक्ट दिमाग से होता है। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, दिमाग शार्प होता है जो ज़्यादा हलवा खाता है। इनका दिमाग है बड़ा शार्प। इनके साथ जो पिछले साल नवंबर के अंदर हुआ था ना, इसी नून लीग, मीम लीग, शीन लीग और जनाब जरदारी लीग ने किया था। इन्होंने गिन गिन के बदले लेने और ऐसा धोबी पटका देना ना मौलवी फजल रहमान ने इस दफ़ा। आप देखिएगा, अभी वो चले गए ना टीनेजर की तरह जनाब वादी नीलम, पता नहीं कौन सी एनके पहन के वो 10 साल के बच्चे पहन के जो ईद वाले दिन पहनते हैं, वो वाली एनक पहन के मौज मेले कर रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। वो यही मैसेज दे रहे हैं इनको कि भाई जी खुद ही खेडो, खुद ही तहरीक चलाओ, मैं सिर्फ सदर हूँ और जनाब सुपरविजन करूँगा। तो इस दफ़ा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखिएगा, कि नून लीग, मीम लीग, शीन लीग और जरदारी लीग के साथ मौलाना फजल रहमान साहब कोई ना कोई बड़ा हाथ कर। सही। अच्छा फयाज साहब, ज़रा ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस भी मौलाना साहब ने इसी माह बहुत बड़ा धरना दिया था। उस वक्त उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत जो है मुस्ताफ़ी हो जाए, इस बार भी उनका यही मुतालबा है, लेकिन समहाउ इस बार उनके साथ जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं वो सब मौजूद हैं। कोई हुकूमत को कोई थ्रेट फील होता है इस हवाले से? सर मैंने आपको बताया ना, मौलाना फजल रहमान साहब भूल सकते हैं? वो तो बेचारा पिछले 1 साल से कहता रहा मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। वो कहते हैं कि जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। मौलवी फजल रहमान साहब ने पिछले साल दिसंबर से लेके अब तक ये गज़लें पढ़ी हैं। तो अब जनाब वो गिन गिन के बदले लेंगे, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब खुद भी जनाब सर के हर बाल से लेके पाँव के नाखून तक खुद करप्शन और बददियानती और टकेमारी के अंदर इन्वॉल्व है। नैब वालों ने इनके पेज पुर्जे सीधे कर देने हैं और इनको भी बुला लिया, पूछ लिया कि जनाब चन्ना कितना गुजारी रात वे के मजदाक, इनसे पूछना है
کہ بتاؤ کدھر سے کیا کیا اور کیوں کیوں اور کیسے کیسے. ووٹ بینک صرف 3 شہروں میں ہے, 3 شہروں میں مولوی فضل الرحمان صاحب کا, 3 شہروں میں, اور جائیدادیں پاکستان کے ہر ضلع میں ہے. فیاض صاحب اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھی کہ جو پچھلے سال والا جو معاملہ ہے وہ نہ ہو جائے. یہ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ دونوں پارٹیاں مولانا صاحب کو لیڈ دے کے اور ایسا سیناریو کریٹ کریں جیسا پچھلی بار ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب لیڈ پہ تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پوری اپوزیشن ایک ساتھ ایک کنٹینر پہ کھڑی ہو کے شو آف پاور کرے گی. آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وہ پچھلے سال والا واقعہ ریپیٹ ہو جائے اور مولانا صاحب کو تنہا چھوڑ دیا جائے؟ دیکھو بات یہ ہے, سرداری لیگ کی اور اس وقت نون لیگ کی بنیادی طور پہ سچویشن وہی ہے کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. ان کی کہانی کرپشن کی ہے اور غم احتساب کا ہے, اور اینڈ پہ لگ گیا ہے سارا احتساب. تبھی تو جناب یہ اچھل اچھل کے اور پھدک کے اور پھڑک پھڑک کے جمہوریت کے نعرے مارنے لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے. یہ بھی سن لیں, بلاول زرداری باہر چلے گئے ہیں, آصف زرداری صاحب چپ, سومون بکمون اومیون چپ, کوئی نہیں بول رہے. اور خود بھی جب اے پی سی 20 تاریخ کو وہی بٹھی سی ایک 4 منٹ کی تقریر کی, وہ بیچارہ سلطان مفرور الدین کو آگے کر دیا. انہیں پتہ تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس کے مزداق, اس نے اپنے آپ کو آگ لگانی ہے, اپنی پارٹی کو بھی آگ لگانی ہے. اس نے ایسا ہی کیا. یہ خاموش. مولانا فضل الرحمان صاحب پکنک منانے گئے ہوئے ہیں, ہم تم ہو گئے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ مزداق جناب جھوم رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, موج کر رہے ہیں. ان کو آگ لگی ہوئی ہے. کرائے کے ترجمان سارا دن آ کے کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, اب یہ نیا الزام غداری کا لے آئے ہیں. مجھے اس کے اوپر بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک صاحب مر گئے جناب چھت سے گر کے, تو ان کے ہمسائے میں جو ہمسائی تھی وہ اس صاحب کی جو بیوہ تھی اسے تعزیت کرنے کے لیے گھر آئی. تو پوچھا کہ بہن کس طرح ڈیتھ ہوئی بھائی کی؟ اس نے کہا کہ وہ چھت پہ کھڑے تھے, پاؤں پھسلا, نیچے گرے تو مر گئے. تو وہ آگے سے کہتی بہن شکر کرو ٹانگ نہیں ٹوٹی. میں حیران ہوتا ہوں ان کی ترجمانوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. وہ عدالتوں نے تاحیات اور واحیات نااہل کر دیا کرپشن کے اوپر. عدالتوں نے جی آئی ٹیز بنا کے ان کے کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا. عدالتوں نے اور نیب نے ان کا منظور پاپڑ والا, چھابڑی والا, ریڑھی والا, کباڑیے والا, فلودے والا, مشتاق چینی, مسرور احمد, نثار گل, شرافت مسیح, اس کی ایک ایک اینچی بیچی نکال کے رکھ دی. یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو ان کا یہی حساب ہے. بہت شکریہ جی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب, آج جتنی فلمیں گانے سنے تھے نا میرے خیال سے سب کے حوالے دے دیے فیاض الحسن چوہان صاحب نے, سب کے حوالے دیے جناب, اور تنقید کر رہے تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے اپوزیشن رہنماؤں کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے. بالکل شفاعت. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی. برطانیہ نواز شریف کی واپسی کے لیے تعاون کرے. وزیر اطلاعات شبلی فراز اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے. واپسی کے لیے قانون کے علاوہ سفارتی رسوخ بھی استعمال کریں اور ایجنسیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کرپشن کر رہا ہے. ہمارے ساتھ اس لیے مسئلہ نہیں کیونکہ ہم میں ایماندار بھرے ہوئے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف سزا یافتہ اس لیے کیس مضبوط ہے, باقی سزا یافتہ نہیں اس لیے انہیں فائدہ ہوگا. نواز شریف لندن میں روز ایک ریسٹورانٹ دریافت کرتے ہیں, لگ رہا ہے کہ کھانے کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. اور ابھی آپ کو اہم ترین خبر دیتے چلیں کہ آصف زرداری کہتے ہیں کہ میرے لیے مقدمات کوئی نئی بات نہیں, جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے. احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر خواجہ آصف کے بیان سے متعلق آصف زرداری نے کہا کہ ان کا بیان کسی کی ایما پر ہوگا. جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے. آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا, وہ چاہتا ہوگا اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہے. جی بالکل. حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگائی ہے, اس حوالے سے آج کل بیٹا 10 بلین یہ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں, جب 10 بلین یہ ہوں پاکستان میں تو فرق کوئی نہیں. سر مزید کتنا ٹائم دیکھ رہے ہیں حکومت کو؟ جناب آصف زرداری صاحب کا بیان آپ نے سنا, ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کا بیان کسی کے ایما پر ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آج بات کریں گے ایک بار پھر پولیو کے حوالے سے, کیونکہ ملک بھر کے
کئی اضلاع میں پولیو کے انسداد کے حوالے سے مہم جاری ہے اور اس دوران 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جا چکے ہیں، جس میں 70,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز نے حصہ لیا۔ بالکل شفاعت، اور پاکستان سے بھی پولیو کا جو خاتمہ ہے وہ 2 بوند کے ذریعے ممکن ہے۔ عمر بھر کی معذوری سے بچوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2 قطرے پولیو سے بچاؤ کے لیے بچوں کو پلائے جائے، اور پولیو کے خلاف AY نیوز کی آواز سے آواز پلائیں اور اس وائرس کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں اپنا کردار ضرور نبھائیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ PPA سینٹر ڈاکٹر بشیر ابرو صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، ابھی جو مہم جاری ہے یہ ایگزیکٹلی کون کون سے ایریاز میں جاری ہے اور کیا ٹارگٹ ہے کہ کتنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں؟ شکریہ مدیہ جی، میرا نام ڈاکٹر بشیر احمد ابرو ہے اور میں سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں یہاں پہ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ بتایا خود کہ تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو جو ہے ہم پورے ملک میں جو ہے وہ ویکسین ہم کر چکے ہیں، اور بلوچستان میں 25 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو ہم ویکسین کر رہے ہیں۔ کوئی خاص علاقہ نہیں ہے جن علاقوں میں سیوریج سے جو ہے وہ پولیو کی جو ہے وہ ملے اپنا، ان پہ زیادہ فوکس ہے، لیکن یہ ویکسین یہ ڈرائیو پورے ملک کے لیے، پورے ملک میں ہم نے 3 کروڑ 90 لاکھ تک میں 4 کروڑ کے قریب بچوں کو جو ہے وہ ویکسین پلائی ہے۔ جو ڈرائیو ابھی کچھ علاقوں میں 5 دن تک تھے، کچھ علاقوں میں 7 دن تک یہ مہم جاری رہی ہے۔ جی مدیہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے والدین جو ہوتے ہیں جب ان کے پاس ویکسینیشن کے لیے یا قطرے پلانے کے لیے ورکرز پہنچتے ہیں تو وہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، ہم یہاں نہیں پلا رہے، ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ پلا دیں گے، ہم بس اسٹاپ پہ پلا دیں گے، اسپتال پہ پلا دیں گے۔ کیا ایسے بہانے بازی سے کوئی ایسا امکان ہوتا ہے کہ کوئی بچہ رہ جائے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا شفاعت، بات ہے کہ یہی حال ہے ہمارے سارے ملک میں۔ ہمارے ہیلتھ ورکر، ہمارے ویکسینیٹرز جہاں جہاں جاتے ہیں تو والدین کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا سو رہا ہے، بچہ ہمارے یہ ساتھ ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کی جو ویکسینیشن کے بارے میں ڈیڈیکیشن ہے وہ نہیں رہی۔ والدین کو آگے آنا ہوگا، ہر حال میں ہم نے پولیو کو ہرانا ہوگا۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب بھی ہماری ہیلتھ کی ٹیمیں، ہمارے ہیلتھ ورکر، ویکسینیٹرز آئیں اور بار بار یہ ویکسین پلائیں اور یہ ایشور کریں، والدین یہ یقین رکھیں کہ یہ پولیو کی ویکسین بالکل سیف ہے اور اس کے مضر اثرات اتنے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ ویکسینیشن نہیں کریں گے تو ہمارا ملک پولیو فری نہیں ہوگا۔ جی مدیہ، ڈاکٹر صاحب اچھا یہ بات ضرور کہیے گا، دیکھیں حکومت مسلسل پولیو کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے، ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے دور دور جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر آ رہے ہیں۔ اب تو اسپیسیفکلی کیونکہ کرونا کے ٹائم میں بھی بڑی احتیاط کی جا رہی ہے، یہ سب اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ ایز اے سوسائٹی ہم اپنا کردار جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں یہاں پر تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آ سکے اس حوالے سے؟ جی بات یہ ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے تمام ممبرز کو آنا ہوگا، والدین کو، جتنی بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ، اور اسکول ٹیچرز، علماء، سب کو آگاہ کرنا ہوگا کہ پولیو اتنا خطرناک مرض ہے۔ آپ جب تک اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جب تک والدین بچوں کو اپنوں کو نہیں لائیں گے، ہم اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم ویکسین سے تو ڈرے ہوئے ہیں، والدین اکثر ہم دیکھیں کہ ویکسین جی غیر محفوظ ہے، اس کے اتنے مضر اثرات ہیں، لیکن جو پولیو کی بیماری ہے اس سے لوگ ڈر نہیں رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی باتیں سن کر کہ بھائی آپ جو بیماری ہے، جو اپاہج کرنے والی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہے، ہم اس بیماری سے تو ڈر نہیں رہے ہیں، لیکن ہم ویکسین ہے اس سے ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کوئی سلسلہ اگر تو اس میں کوئی ایسے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں ذرا ریفریز کر دیتا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ویکسین اس لیے بھی نہیں پلاتے کہ جی ویکسین کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور بعض لوگ یہ بہانہ بھی کرتے ہیں کہ کیا پتہ یہ ویکسین ایکسپائر ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بتائیے گا کہ ویکسین کا کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اگر ان کیس کوئی ایکسپائر ڈراپس کسی بچے کو چلے جاتے ہیں، کسی بچے کو مل جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ سر یہ یقین رکھیں کہ اگر کوئی ایکسپائر بھی ویکسین اگر
دیکھیں جس مہینے کی ایکسپائر ہے اس مہینے میں اگر کسی کو 2 ڈراپس پلا دیے جائیں تو اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ مضر اثرات کی، یس مضر اثرات ممکنات، آپ ایک چھوٹی پیراسٹامول کی شربت لیتے ہیں اس کے بھی چھوٹے مضر اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے بڑے مضر اثرات نہیں ہیں جس کے لیے آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں کو ویکسین نہ پلائیں. یہ والدین شکر کریں کہ ان کے بچے اب تک پولیو مطلب ان میں نہیں ہیں اور محفوظ ہیں. کسی ایک فیملی میں جو کیس ہوا ہے وہ والدین وہ خاندان بھاگے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں کہا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کرنا تھا تو پہلے بچوں کو جو ویکسینیشن کرنی تھی، پولیو کے قطرے پلانے تھے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ از دیر اینی ہیلپ لائن، کیونکہ بہت سارے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا سکتے. دیکھیں وہاں پہ سوسائٹی کا پھر کام بڑھ جاتا ہے، آپ جو نیبرہڈ ہے اس کا کام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بچے کا مستقبل نہیں خراب ہوتا، یہ بڑی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس سے خراب ہو جاتا ہے، نسلوں کا مستقبل معذور ہو جاتا ہے. کہ جس میں ہم آگاہ کر سکیں کہ جی یہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے یا اوائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک سینٹرل ہیلپ لائن بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ مدیہ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں. نزدیکی جو ڈاکٹر ہے سب سے بڑی ہیلپ لائن ہے. اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آگے وہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیلپ لیتے ہیں. یہاں پہ پورا نیٹ ورک ہے اپنا ہمارے ہیلتھ سسٹم کا. تو جو بھی ایسا آپ بات یہ کہ والدین خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور ویکسینیشن کے بارے میں جو لوگ سے کنسرن جن لوگوں سے کرنا چاہیے لائک ڈاکٹرز ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں آپ اپنے لاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، لیکن جب ویکسینیشن کی جب پولیو کے قطرے پلانے کی باری ہوتی ہے تو آپ پتہ نہیں ایرے غیر کن کی باتیں سنتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو لوگ کنسرنڈ ہیں، جو لوگ آپ کو اس کے فائدے، جو لوگ آپ کو اس کو نقصانات بتا سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس آئیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ اس ویکسینیشن کے کتنے بچوں کے لیے فائدے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے تمام بچوں کو جو ہے یہ بچوں کے لیے ضروری ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس قدر ہمیں ایز اے نیشن آگے بڑھ کے پولیو فری کرنا ہے پاکستان کو. بالکل شفاعت. اور یہاں پر ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اور ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. کاروبار میں نقصان اور نفع دونوں لگے رہتے ہیں، لیکن مدیہ جب سے کورونا آیا ہے جہاں بہت سارے دیگر بزنسز متاثر ہوئے ہیں، وہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. بالکل شفاعت. اور اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی آگے ہوگا کیا. شہر کے معروف جو سیکنڈ ہینڈ کار مارکیٹ خالد بن ولید روڈ پر واقع شو روم کے مالک عرفان پر لگ بھگ 70 کروڑ کا قرضہ تھا. اس نے درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ادھار پر دی ہوئی تھیں، اور متوف نے آڈیو پیغام بھی چھوڑا تھا جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ میرے لیے کسی نے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے، میرے بیوی بچے بھوکے نہ مریں، بس یہ دیکھ لینا. اور وفات سے کچھ لمحے پہلے ہی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی تھی شفاعت، وہ بھی ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. یہ شخص اس نے مبینہ طور پہ خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے کی بنیادی وجہ کاروبار میں موجود بے تحاشا گھاٹا اور وہ جو لین دین کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے چونکہ کام کریڈٹ پہ دیا ہوتا ہے، اپنی چیزیں کریڈٹ پہ دی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ریکوریز کا سلو ہونا بھی ہے. اوورآل مارکیٹ کے حالات کیا ہیں، اور مارکیٹ پہ اب جو یہ ایک نئی شرط آئی ہے 17% جی ایس ٹی کی جو کہ آلریڈی تھی، اس کے بعد کیا مارکیٹ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات موجود ہیں معروف تجزیہ کار مزمل اسلم صاحب نے شامل گفتگو کرتے ہیں. جی مزمل، بتائیے گا، مارکیٹ آلریڈی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے، ڈیلرز کے لیے مشکلات ہیں، اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس سے مارکیٹ سفر کرے گی؟ دیکھیں مارکیٹ میں جیسے کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے آفیشیلی لین دین کر رہے تھے اب وہ اس کو اور مزید ان آفیشیل کر دیں گے اور وہ کیش کے تھرو کام کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں. آپ نے بولا کہ مارکیٹ کرائسس میں ہے. اگر آپ میرے لینس سے دیکھیں اور میری نظر سے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جو ایک ابھی نئی گاڑی ہیونڈے کی لانچ ہوئی ٹسکن، اس پہ 8 لاکھ روپے اون ہے. 8 لاکھ روپے اون ہے
जी, ये जो रीवो जो गाड़ी है, ये जो डाला जिसे कहते हैं अक्सर लोग, ठीक है ना, और हम ये रीवो चाहेंगे आजकल मुजम्मिल मशहूर भाई, भी अगर है। हम आप ब्रांड्स का नाम लिए बगैर, हाँ। ब्रांड्स का नाम लिए बगैर अगर बात करें, जैसे फोर व्हीलर है, डाला फोर कार व्हीलर है। है, हाँ जी ठीक है, फोर व्हीलर है, उसकी असल प्राइस क्या है? उस पे उसकी असल प्राइस 70 लाख है, वो 80 लाख रुपए में बिक रही है ओन पे। 10 लाख ठीक रुपए है, ओन इसी पे। तरीके से जो दो कोरियन, हाँ इसी तरह जो दो कोरियन कार हैं वो 3 लाख से लेके 8 लाख तक ओन है। और ये सुजुकी जाहिर है की जो ये सारा गाड़ियां हैं, उस ओन पे भी- बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है, ये नहीं है। तो ये जो ये डीलर्स की इनकम है या इन्वेस्टर्स की इनकम है, ये जो लोग, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं, वो इसी तरह जाते हैं, गाड़ियां बुक करा लेते हैं। अगर आप जैसे मदिया को अगर अपने लिए गाड़ी लेनी हो तो मदिया को अगले साल मार्च तक कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल कहेंगे ऐसे जी ही है। बुकिंग फुल है। बिल्कुल। अब और फिर वो जाएंगी मजबूर होकर वो ओन पे करेंगी। बिल्कुल। अब ये ओन मनी में इतनी बड़ी इनकम बन रही है लोगों की जो अनटैक्स है, जिसका कोई टैक्स ही नहीं है। अब हुकूमत ने इसके पीछे एक सोच लाई कि ये जो यूज गाड़ियां जो नंबर मोस्टली प्लेट लग होता भी जाती है कि हैं, जो जब आपने बात की ना, जो ओन मनी होता है तो ये भी कैश में वसूल किया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से रजिस्टर्ड गाड़ियां जब हो जाती है, जब हम उसको इस्तेमाल करके बेचने जाते हैं तो फिर उसमें भी मुनाफा कमाया जाता है। जब कोई कार डीलर खरीदता है फिर उसको बेचता है, उसमें मुनाफा कमाया जाता है। ये सेल्स टैक्स हुकूमत कोशिश कर रही है कि अगर कोई कार डीलर खरीद के उसको महंगे दाम में बेचे तो वो जो उसका मुनाफा होगा, लाख है या 2 लाख है या 50,000 है, उस पर वो सेल्स टैक्स लगाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है, हुकूमत को तो टैक्स नहीं जाएगा, इसमें रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा और मजीद सारिफीन को लूटा जाएगा। तो इस निज़ाम को आसान किया जाए और स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो हुकूमत अभी तक बुरी तरीके से फेल हो चुकी हुई है अपने टैक्स टारगेट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये सेल्स टैक्स तो लागू है, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स भर के निकालते हैं। जो इम्पोर्टेड गाड़ी आती है बाहर से, उस पर भी सेल्स टैक्स भरा हुआ होता है। तो लोगों को ये जहन नशीन कराना चाहता हूँ कि वो जो गाड़ी चलाते हैं उस पर सेल्स टैक्स ऑलरेडी पेड होता है। अब ये जो उसकी जो खरीदो फरोख्त पे जो मुनाफा है उस पे टैक्स मेरी तो कैसे होगा? मुजम्मिल भाई सवाल ये है, कैसे कोई मुनाफा देगा और क्यों शो करेगा वो? अगर वो गाड़ी 20 लाख की खरीद के 25 लाख की बेच रहा है तो वो 5 लाख क्यों टैक्सेबल शो करेगा? वो ये क्यों नहीं शो करेगा कि जी मैंने 20 लाख की खरीद में 15 लाख की बेच दी? तो इस तरह तो मजीद बैंकिंग चैनल डिस्करेज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक डिस्करेज हो रहा है। उल्टा जो मैंने आपको कहा कि एक अंडर द टेबल की मार्केट क्रिएट हो जाएगी और पब्लिक परेशान अलग हो जाएगी। तो हुकूमत जो है जैसे कहते हैं कि इस निज़ाम को इंट्रोड्यूस तो करा देती है, लेकिन उसके पास एबिलिटी टू एग्जीक्यूट नहीं होती वो चीज़ करने की। और अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मंसूबे बन जाते हैं और पेपर में तो बड़े शानदार होते हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल असलम साहब। बिल्कुल शफात से देखा, गाड़ियाँ तो बड़ी महंगी होगी। मैं ये कह सकते हैं कि जी प्राइसों को आग लगी हुई, लेकिन अब हम ऐसी बस के वाले से बात कर लेते हैं जिसको आग बड़ी लग रही है आजकल। हम जरा BRT मंसूबे के वाले से बात करें। पेशावर के शहरियों ने बड़े सुहाने सपने सजाए थे कि जी जब ये मास ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह होगा तो जो लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक जो हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और अब चूँकि बड़े बस चलने के वाक़या शफात पेश है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जो बस की सर्विस है मुअत्तल भी कर दिया। आपको याद है शफात से 2 हफ्ते पहले जब हमने इस हवाले से शो किया तो उन्होंने बोला था कि विद इन अ वीक हम इसको रिज्यूम कर लेंगे। जी जनाब, हमारे नुमाइंदे अदनान तारे के सवाल से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट BRT बसें जो है वो गुज़िश्ता 18 रोज़ से जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, उनकी सर्विस जो है वो बंद है। मैं इस वक्त अशनगरी BRT स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा रश होता था, शहरी जो है वो लंबी कतारों में खड़े होते थे और अपनी बस का इंतज़ार करते थे। लेकिन आज अशनगरी समेत तमाम 27 स्टेशन पर जो है वो सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल है। बसों में जो है वो आग लगने के वाक़यात हुए थे, जिसकी वजह से इस सर्विस को आर्जी तौर पर जो है BRT ट्रांस पेशावर ने इंतज़ामिया ने जो सर्विस को जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद जो है चाइनीज़ माहिरीन की टीम जो है वो भी पेशावर आई, वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो है इन बसों का मुआयना किया, उसमें जो वजूहात जो थी आग
देखने की, उसके जानने के लिए उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए भी जो है बसों को चेक किया और साथ साथ जो है खाली बसों में जो है वो रेत की बोरियां भर के उनको रूट पर जो है BRT रूट्स पर चलाया और मुसलसल एक हफ़्ते तक ये चेक किया कि आखिर क्या वजूहात है इसमें जो है ये वाक़यात हो रहे थे। तो उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि अब 25 तारीख तक जो है इस सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। बस सर्विस तो चल रही थी, अच्छी चल रही थी, इसके लिए अब मुसाफिरों को बहुत सख्त शिद्दत से तकलीफ़ हो रही है। ट्रैफिक जाम हो गई है, आबादी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये जो ये बंद हो गई है, बसें जो बंद हुई हैं, काफ़ी आवाम को तकलीफ़ है। स्टूडेंट्स वो क्लासेस वगैरह के लिए जाते थे तो बहुत आसानी थी BRT की वजह से, लेकिन अब जो बंद है तो ज़्यादातर टैक्सीज़ और पैदल वगैरह, तो इससे बड़ी मुश्किलात है। शहरी जो है उनको शिद्दत से इंतज़ार है कि एक बार फिर बसें जो हैं वो अपने रूट पर आएँ ताकि शहरियों के लिए जो मुश्किलात है सफरी सहूलत के हवाले से उसमें जो है वो आसानी हो सके और वो एक बार फिर सफ़र करें BRT बस में। जी, वजह क्या है, क्यों आग लग रही है और मिला क्या है? तर्जुमान BRT उमैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा क्या मिला चाइनीज़ इंजीनियर्स को BRT बसेस में और क्यों अब ये डेडलाइन दी जा रही है 25 तारीख की? क्या मसला सॉर्ट आउट हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुनियादी वजह जो अपेरेंटली हुआ है कि जो कंट्रोलर्स और इस कैपेसिटर्स बसेस में है, अभी चूंकि बसेस हाइब्रिड हैं तो इनको कहना बड़ा आसान है कि कंट्रोलर्स और कैपेसिटर्स हैं। अब ये हाइब्रिड बसेस हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, तो तमाम तर जो उसको हर जाविये से चेक किया जा रहा है, लोड टेस्टिंग भी हो रही है और 25 अक्टूबर तक जो बस बनाने वाली कंपनी है उनकी सिफारिश है कि इसको दोबारा रिज्यूम किया जाए। और हमारे लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने पहले बताया कि एक हफ्ते का टाइम तो हमने कभी भी नहीं दिया कि एक हफ्ते में सर्विस को रिज्यूम कर दिया जाएगा, उनको एक बहुत बड़ा फ्लीट है। आपसे 2 हफ्ते पहले बात हुई थी और आपने कहा था जी हम इसी हफ्ते में आप देखेंगे, हम इसको रिज्यूम भी कर लेंगे। अब पता चला जी अक्टूबर के एंड में आप चले गए। मैं आपको बताऊंगा जी, फ्लीट चूंकि बहुत बड़ा है और फ्लीट में तमाम बसेस को हर जाविये से चेक करना, लोड टेस्टिंग दोबारा की जा रही है, रोड टेस्टिंग भी दोबारा की जा रही है। अब ये सारा प्रोसीजर दोबारा किया जा रहा है तो उसको प्रायोरिटी पे रिज्यूम करने के लिए किया जा रहा है। हम इसमें किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं चाह रहे। हमारे लिए तो प्रायोरिटी है कि हम इसको एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम करें, क्योंकि हमारे लिए जो पैसेंजर्स को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन सेफ, तो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और आप देख लें आज भी कल भी रोज़ाना की बुनियाद पर रोड टेस्टिंग भी हो रही है, लोड टेस्टिंग भी हो रही है। हमारी प्रायोरिटी के सर्विस को एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम किया जाए। हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द जो है ये सर्विस जो है रिज्यूम हो जाए। येस यू आर राइट कि लोगों की सिक्योरिटी सबसे पहले आनी चाहिए और ये तमाम चीज़ें वो जो कि पहले ही हो जानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया जी, उमैर खान हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़ा बहुत ख़वातीन के सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात करेंगे कि कोई और आपकी हिफाजत करे ना करे, खुद को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ख़वातीन के लिए, हमारी बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे शफात हालात होते जा रहे हैं अब हमें अपनी बच्चियों को, हमारी माओं को, बहनों को ट्रिक्स सिखानी ज़रूर पड़ेंगी कि कोई और आपकी मदद के लिए आ सके ना आ सके, आपको खुद अपनी मदद कैसे करनी है। जी जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अबू हुरैरा और उनकी 2 स्टूडेंट्स हुर्मत और कायनात। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। पहले तो हुर्मत और कायनात आप लोगों से शुरू करूंगा। एक बड़ा कॉमन मसला हर खातून को फेस करना पड़ता है कि वो जब किसी ऐसे इलाके में जाती हैं जहाँ रश होता है तो बहुत सारे ऐसे गैर ज़रूरी अफराद बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं और ऐसे मौके पर आप कुछ भी नहीं कर सकते और ख़वातीन मतलब सिवाय कुड़ने के और कुछ नहीं कर पाती। क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो कुड़ना तो है ही नहीं, आप लोग को ये करना है कि मतलब अगर मैं होंगी वहाँ पे तो मैं ये ऐसे नहीं इग्नोर कर दूँ या ये तो मैं तो पलट के मार दूंगी, जिस भी तरह मारूंगी। कुछ आगे आस पास भी कुछ पड़ा हुआ होगा ना या किसी स्टॉल के पास खड़े हुए मैं मार दूंगी बस कि भाई क्यों चुप रहे हैं हम क्यों चुप रहे हैं। क्योंकि इसके लिए ये ज़रा बहुत ज़रूरी है कायनात कि हमें उतना उस वक्त मतलब दिमाग फ़ौरन काम कर रहा हो कि आपने रुकना नहीं है, विद इन सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्ड करना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इतना अलर्ट आप कैसे रहते हो और आपको ऐसी क्या टिप्स, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मुझे देख रही हैं, वैसे तो मासा आपका यूट्यूब पे चैनल भी है तो वो यूट्यूब पे बताते कैसे करना है, हम आज नेशनल टीवी पे बताएंगे क्या टिप्स हैं। इसमें जो है हमारी बेसिकली ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी सेल्फ डिफेंस की जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो वैसे ही हम एट द टाइम बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। तो हमारी कुछ टेक्निक्स हैं तो फिर वो हम आपको शो कर देंगे। सही मासा, हम चाहेंगे कि अभी हमारे साथ ट्रिक्स भी शेयर करें, लेकिन आप भी जल्दी से बताएं कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो आपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है जो ज़्यादातर जो सिनेरियोस होते हैं वो ये होते हैं कि पहले हाथ पकड़ा जाता है या बाल पकड़े जाते हैं या नेक पकड़ी जाती है।
تو یہ ان کے ڈیفینڈ جو ہے نا وہ آنے چاہیے. آج یہی آپ کو یہ پرفارم کر کے دکھائیں گے کہ اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے یا پیچھے سے گلا پکڑتا ہے یا بال پکڑتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ویپنز ہوتی ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی یہ بتائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں اب یہ سچویشن یہ ہے کہ اگر جیسے ہم کہیں نکلے ہیں, کہیں باہر گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں ایکسپریشن بتاتے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر یہ جا رہی ہے اور یہ واک کر رہی ہے بیک پہ, اور اس نے یہ ایک لڑکا ہے, اس نے ہاتھ پکڑا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اب یہ اس کا ڈیفینڈ کریں گے. حرمت آپ کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے, آپ اور سیکنڈ ہینڈ کیسے چھوڑنا ہے یہ بھی بتائیں. کیا آپ نے دیکھا اس نے پورا ہاتھ گھمایا اور اپنا ہاتھ پہلے چھڑایا, اس کے بعد اس نے اس کا ہاتھ گرپ کر کے اٹیک کیا. سیکنڈ پیچھے سے گرپ کرے. اگر کوئی اس طرح پکڑتا ہے, سب سے پہلا آپ کا اٹیک ہوگا وہ ایلبو شاٹ کرے. میں چاہوں گی حرمت آپ ذرا اس سائڈ پر آئیے اور آپ پیچھے سے کریں تاکہ لوگ ایگزیکٹلی آپ حرمت کے وہ دیکھ سکیں کہ حرمت نے ٹرک کیا لگائی. جی ہاں, اب بتائیں پلیز. یہ اس نے گرپ کری ہے, یہ اس نے ایلبو شاٹ کیا, یہاں سے پھر اس نے موو کیا, اپنی باڈی نکالی, اینڈ دین اس نے بلاک کیا ہے. صحیح, انکریڈیبل. تھرڈ چیز یہ ہے کہ یہ ایک نیوز پیپر بھی ایک ویپن ہو سکتا ہے. میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی یہ چیز دکھائی تھی. پین بھی ہو سکتا ہے, بٹ پین تو یوزلی ہوتا ہے, نیوز پیپر کیسے ہو سکتا ہے یہ بتا رہے. اس کو پورے ٹائٹلی آپ نے فولڈ کرنا ہے, اینڈ دین اس کو ٹرن جب کریں گے تو یہ ایک وڈ کی طرح ایک ویپن بن جاتا ہے, جو کہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک ویپن ہے, اور اس سے بھی وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اگر کوئی اس کو پکڑ رہا ہے یا اس کو اس نے بال وغیرہ پکڑے ہیں تو وہ اٹیک کر سکتی ہے. لائک دس, اینڈ دین باڈی کے ان پارٹس پہ جو بہت زیادہ ویک پارٹس ہیں اس پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ ہم جائیں گے کہ کون سا ویک پارٹ ہے جس میں فوراً اٹیک کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے بتایا یہاں پہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں, جیسے اگر یہ پین ہو تو یہ بھی سیدھا, ہاں, اس کو نیک پہ ہٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسی سچویشن میں ہے تو آپ کے پاس وہ ورسٹ کیس سینیریو ہے, وہ اس سچویشن میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی لگ جائے گی, آپ نے اٹیک کرنا ہے. تو فیس از اے ویکسٹ پارٹ, آپ نے اس کو لگانی ہے. جی, آپ نے اس کو فیس پہ ہی زیادہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو بار بار سی سی ٹی وی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے, خاتون جا رہی ہے, اس سے موٹر سائیکل سوار نے پرس چھیننے کی کوشش کی یا موبائل چھیننے کی کوشش کی. ایسی صورت میں بھی کیا یہ ٹیکٹکس کام آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتی ہے. اگر آپ اسٹرانگ ہیں, میں تو سب کو سجیسٹ کروں گا کہ سیلف ڈیفینس سیکھیں. اگر آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں, کلبز میں جا کے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, میرے چینل پہ دیکھیں, ابو ہریرہ دھنانی پہ, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. پرس اگر پکڑ ہے تو آپ کو اپنی گرپ اسٹرانگ رکھنی ہے, اس کو کھینچنا ہے, اینڈ دین آپ کے پاس اسٹرائکس آپ کو آنی چاہیے پراپر کہ آپ اس کو کیا اس وقت اٹیک کریں, تو آپ اپنا بالکل ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. حرمت ہمارے ساتھ موجود تھی, کائنات ہمارے ساتھ موجود تھی, اور دیکھیں کچھ بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ وہ ہے کہ آپ نے حاضر دماغ رہنا ہے. اگر آپ کہیں سے کچھ سیکنڈز بھی لے لیں گے رسپونڈ کرنے میں تو بہت تاخیر ہو سکتی ہے. اسے موسٹ امپورٹنٹلی سیلف ڈیفینس ساری بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.